जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मेजर्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब है प्रोपेगेंडा के थ्रू ओपोनेंट के खिलाफ ओपिनियंस और एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करना। इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक क्रूशियल मीडियम लैंग्वेज भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंग्वेज के साथ आइडेंटिटीज और इमोशंस जुड़ी हुई होती हैं और उनको एक्सप्लॉइट करके राइवल ग्रुप्स किसी कॉन्फ्लिक्ट में एडवांटेज हासिल करना चाहते हैं, खासकर जब ये कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरीज को लेकर हो। ऐसा ही कुछ इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश के मामले में चाइना लगातार करता आया है। कुछ ही दिन पहले चाइना ने अरुणाचल के 11 जगहों को रीनेम किया, यानी चाइनीज मैप्स पे अब ये टेरिटरीज चाइनीज, तिब्बतन और पिनियन भाषाओं में मेंशन की जाएंगी। चाइना इंडिया के इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर सालों से क्लेम करता आया है, जहां वो इस रीजन को जांगन कहता है और इसे सदर्न तिब्बत का हिस्सा मानता है। यही कारण है कि एक हफ्ते पहले अरुणाचल में हुई G20 मीटिंग में चाइना ने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। वहीं अब चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स द्वारा इन 11 जगहों के नए नाम रिलीज किए गए हैं, जिसमें माउंटेन्स और रिवर्स भी शामिल हैं। चाइनीज स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि स्टेट काउंसिल के अंडर जियोग्राफिकल नेम्स के रेगुलेशन के तहत ये डिसीजन लिया गया है। उधर न्यू दिल्ली ने चाइना के इन क्लेम्स के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा है कि ये पहली बार नहीं है कि चाइना ऐसा कदम उठा रहा है। ये तीसरा मौका है जब चाइना यूनिलेटरली अरुणाचल प्रदेश की जगहों को रीनेम कर रहा है। अप्रैल 2017 में दलाई लामा के तवांग विजिट को लेकर नाराजगी जताने के लिए पहली बार 6 जगहों के नाम रिलीज किए गए थे। वहीं दिसंबर 2021 में फिर से उसके नए लैंड एंड स्टेट बॉर्डर लॉ के तहत चाइना ने 15 जगहों को रीनेम किया था। ये लॉ चाइना को उसके लॉस्ट टेरिटरीज को रिक्लेम करने की अथॉरिटी देता है। गौर करने की बात यह है कि कुछ ही हफ्तों में चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग अटेंड करने जा रही हैं, जिसकी प्रेसिडेंसी करेंटली इंडिया होल्ड कर रही है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी इंडिया में जुलाई में होने वाली SCO समिट के लिए आने वाले हैं। चाइना की हमेशा से ये आदत रही है कि वो इंपॉर्टेंट बायलैटरल और मल्टीलैटरल मीटिंग्स के आसपास ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप्स उठाता है। जिन 11 जगहों को रीनेम किया गया है उनमें 5 माउंटेन पीक्स, 2 रेसिडेंशियल एरियाज, 2 लैंड एरियाज और 2 नदियां शामिल हैं। यही नहीं, इन एरियाज के कैटेगरीज और उनके सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स को भी मेंशन किया गया है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चाइना के द्वारा इस इलीगल नामकरण को रिजेक्ट करते हुए ये एम्फेसाइज किया है कि ये जियोग्राफिकल एरियाज इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल में रहे हैं। इंडिया का ये भी मानना है कि चाइना के इस एक्सरसाइज का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक इनसेपरेबल हिस्सा बना रहेगा, जैसा अभी है। लेकिन चाइना की इस हरकत को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में भी इस रीनेमिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल फिर से किसी दिन किया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर इतना ऑब्सेस्ड है? क्या समय समय पर रीनेमिंग का ये प्रोसेस किसी मेजर कंसिक्वेंस में तब्दील हो सकता है? और किस हद तक इंडिया इस एक्सरसाइज को इग्नोर या काउंटर कर सकता है? आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी पर्सपेक्टिव का एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अरुणाचल प्रदेश पे चाइना के इस क्लेम को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि क्या चाइना के इस क्लेम का कोई हिस्टोरिकल बेसिस भी है या नहीं। तो दरअसल लेट 1970s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से चाइना अपने ग्रोथ स्टोरी में एक्सपेंशनिज्म पे भी काफी एम्फसाइज करता आया है और उसने इस एक्सपेंशनिज्म को जस्टिफाई करने के लिए ये बुनियाद बनाई है कि चिंग डायनेस्टी पीरियड 1644 से 1912 में जब चाइनीज एम्पायर अपने पीक पे था, तब नेबरिंग कंट्रीज की टेरिटरीज उसके अंडर हुआ करती थी। प्रेजेंट चाइनीज लीडरशिप इस हिस्टोरिकली लॉस्ट टेरिटरीज के नैरेटिव को अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है और अरुणाचल प्रदेश पे अपने क्लेम को असर्ट कर रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि इंडिया का ये स्टेट अभी भी तिब्बत का पार्ट है। लेकिन चाइना ये बात कितनी भी दोहराए कि तिब्बत चाइनीज एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कुछ और बताते हैं। देखिए, 7th सेंचुरी में पाए गए रिकॉर्ड्स के मुताबिक 7th से 9th सेंचुरी AD तक कई तिब्बतन किंग्स ने तिब्बत को इंडिपेंडेंटली रूल किया था। इनफैक्ट गांसू और यूनान जैसे चाइनीज प्रोविंसेस तिब्बतन किंगडम का हिस्सा हुआ करते थे। इसके बाद चाइना में युआन, मिंग और चिंग डायनेस्टी के रूल के दौरान तिब्बत का स्टेटस एक फ्यूडेटरी स्टेट जैसा था, जो काफी ऑटोनॉमी एंजॉय करता था।
इस दौरान दलाई लामा तिब्बत के बुद्धिस्ट रिलीजियस चीफ हुआ करते थे और उनके लीडरशिप को चाइनीज मोनार्क्स भी सम्मान किया करते थे। 1904 में जब ब्रिटिश एम्पायर ने तिब्बत के खिलाफ एक्सपेडिशन लॉन्च किया, तब दलाई लामा को मंगोलिया भागना पड़ा। ब्रिटेन तिब्बत को चाइना के खिलाफ एक बफर स्टेट की तरह यूज करना चाहता था। अल्टीमेटली 1911 में दलाई लामा तिब्बत वापस आए और उसे एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री की तरह रूल करने लगे। लेकिन इस पीसफुल और होली लैंड पे चाइना ने अपनी नजर बनाए रखी थी। 1950 में माओ जेडोंग के अंडर न्यूली एस्टैब्लिश चाइनीज कम्युनिस्ट रजीम ने तिब्बत पे हमला बोला ताकि वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके और इंडियन बॉर्डर शेयर करने वाले इस स्ट्रेटेजिक एरिया को कंट्रोल कर सके। आने वाले सालों में कई पॉलिटिकल टैक्टिक्स और फोर्स के थ्रू चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया। उधर प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश का 2% कवर करने वाला तवांग ट्रैक्ट 1950 में चाइनीज इन्वेजन के डर से तिब्बत के सोवरेन और इंडिपेंडेंट रूल के दौरान इंडिया को सीट किया गया ताकि तवांग मॉनेस्ट्री की पवित्रता बनी रहे। इनफैक्ट 1959 के चाइनीज क्रैकडाउन के दौरान दलाई लामा तवांग से ही इंडिया आए थे और तवांग मॉनेस्ट्री में कुछ समय के लिए रहे। तवांग के एरियाज आज पूरे अरुणाचल प्रदेश के साथ लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया का हिस्सा हैं और इस स्टेटस को पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। यहाँ इतिहास में कभी भी चाइना का ना ही कोई मिलिट्री कंट्रोल था और ना ही कोई मिलिट्री पोस्ट। वहीं ऐसे कई एविडेंसेस भी हैं जैसे भीष्मक नगर, परशुराम कुंड, मालिनी थान, भालुकपुंग, ब्रिक फोर्ट और ईटानगर के रूइंस और रिलिक्स, जिससे ये प्रूव होता है कि अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल प्रेजेंस रहा है। एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर होने के नाते अपर अरुणाचली ट्राइब्स तिब्बतन्स के साथ कई कल्चरल टाइज शेयर करते हैं और चाइना इस बात से डरता है कि एथनिक ग्रुप्स इवेंचुअली बीजिंग के खिलाफ तिब्बतन मूवमेंट को इनकरेज और सपोर्ट करेंगे। इसीलिए लंबे समय से चाइना रूटीनली अरुणाचल प्रदेश में टॉप इंडियन लीडर्स और ऑफिशियल्स के विजिट को अपोज करता आया है और उस स्टेट के रेसिडेंट्स को स्टेपल्ड वीजास भी प्रोवाइड कराता है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया के लिए सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन है जहां से वो चाइना को मिसाइल से टारगेट कर सकता है। यही नहीं, ये रीजन इंडिया को पॉसिबल चाइनीज अटैक्स के खिलाफ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने का स्कोप भी प्रोवाइड कराता है। ऐसे में चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करना उसे काफी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है। भूटान के साथ ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी के साथ साथ अरुणाचल साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स को एक्सेस करने का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तिब्बत और ब्रह्मपुत्र वैली के बीच लोकेटेड तवांग और खासकर ईस्टर्न तवांग या यांगत्से एरिया अपने टैक्टिकल इंपॉर्टेंस के चलते एक फ्लैश पॉइंट बना रहा है। यांगत्से तवांग से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है और बमला एक्सेस के साथ तवांग को एक्सेस करने का दूसरा रास्ता है। ये एक फ्लैट एरिया है जिसके नदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड्स पहाड़ों से घिरे हुए हैं और इसके साउथ वेस्ट साइड में है मागो, जो यांगत्से प्लेटू का एंट्रेंस है। फ्लैट ग्राउंड होने के कारण ट्रूप डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस के लिए ये एक आइडियल लोकेशन है और वैसे भी माउंटेन्स में ऐसे फ्लैट ग्राउंड्स मिलना बहुत मुश्किल है। इतना सेंसिटिव एरिया होने के कारण तवांग ने 1962 सिनो इंडिया वॉर में भी सीवियर वायलेंस विटनेस किया था, जिसका मेजर इम्पैक्ट इंडियन आर्मी की एक पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड पे पड़ा था। इसके बाद समय समय पे ऐसे कई मेजर क्लैशेस की रिपोर्ट सामने आती रही है, क्योंकि हर साल अपने क्लेम को फोर्सफुली असर्ट करने के लिए चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस एरिया में अपने ट्रूप्स भेजती रही है। पिछले साल भी दिसंबर में इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच यांगत्से में क्लैशेस कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गए थे, जो 2020 गलवान क्लैश के बाद सबसे सीरियस क्लैश था। वैसे तो ज्योग्राफिकली ये एरिया क्लियरली इंडिया की टेरिटरीज के अंडर आता है, लेकिन क्योंकि सिनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले से चला आ रहा है और चाइना ने कभी भी इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया, लिहाजा ये डिस्प्यूट अभी भी जारी है। पिछले साल चाइना ने अपना लैंड बॉर्डर लॉ लागू किया, जिसके थ्रू वो अब डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में अपने यूनिलेटरल लैंड क्लेम्स को लेजिटिमाइज कर सकता है। आज पड़ोसी राइवल्स के अगेंस्ट चाइना इस लॉ को एक मेजर कोर्सिव टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इस रीजन के वाटर रिसोर्सेज भी चाइना का एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। इनफैक्ट ब्रह्मपुत्र यार्लंग सांगपो रिवर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दोनों देशों के बीच एक रेगुलर सोर्स ऑफ टेंशन है। पर चाहे चाइना अरुणाचल प्रदेश में अपने क्लेम्स को कितना भी हिस्टोरिकली और स्ट्रेटेजिकली जस्टिफाई करे, एक और रीजन है जिसकी वजह से चाइना इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को अंजाम दे रहा है, और वो है अपनी आबादी को इंटरनल प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करना।
दोस्तों, दुनिया का इकोनॉमिक इंजन कही जाने वाली चाइनीज इकोनॉमी आज अपनी रफ्तार खो चुकी है। 2022 के पहले 9 महीनों में उसकी ग्रोथ सिर्फ 3% थी, जो उसके ऑफिशियल फुल ईयर टारगेट 5.5% से काफी लो रही। इसका एक मेन रीजन है चाइना के स्ट्रिक्ट जीरो कोविड रूल्स, जिसके खिलाफ चाइनीज सिटीजन्स प्रोटेस्ट करने लगे। इसके अलावा बीजिंग अपने एक्सपोर्ट्स में डी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके हाउसिंग प्राइसेस भी लास्ट सितंबर 7 ईयर लो हिट कर चुके हैं। यही नहीं, आज चाइना यूडीएस और यूरोपियन यूनियन से टफ कंपटीशन फेस कर रहा है, जो सेमीकंडक्टर्स और दूसरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं सेटबैक से अपनी जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चाइना जैसे ऑथोरिटेरियन और एग्रेसिव पावर का एक इंपॉर्टेंट टूल है, और वो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को नेशनलिस्ट इशू बनाना, जो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन्ह के मामलों में कर रहा है। प्लॉस वन जर्नल में पब्लिश हुई एक रीसेंट स्टडी ने सजेस्ट किया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना द्वारा इनकर्शंस तभी इंटेंसिफाई होते हैं जब चाइनीज इकोनॉमी एक्सट्रीम स्ट्रेस और लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फेस कर रही होती है। ऐसी सिचुएशन में जनता का ध्यान गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से हटाने के लिए इस तरह के हथकंडों का सहारा लेती है, जहां वो कभी इनकर्शन और रीनेमिंग की आड़ में प्रोवोकेशन या इंडिया के साथ किसी टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है, जो कि नेशनल प्रोपेगेंडा के तौर पे आम जनता के सामने परोस दिया जाता है। दोस्तों, ये तो रही कारणों की बात कि चाइना ऐसा क्यों करता है, लेकिन क्या इंडिया को चाइना के इन तमाम एक्शन से कोई फर्क पड़ता है? दोस्तों, इंडिया लगातार अरुणाचल प्रदेश में अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी के खिलाफ चाइना के फॉल्स नैरेटिव को रिजेक्ट करता आया है। डिप्लोमैटिकली इंडिया चाइना के बनावटी नॉर्मलसी को चैलेंज करता है, यानी वो बॉर्डर टेंशन्स को अपने बायलैटरल रिश्ते का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर मानता है। वैसे तो रीनेमिंग की एक्सरसाइज अपने आप में इंडिया के लिए उतना मेजर थ्रेट नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर पे चलने वाली टेंशन्स को काफी हद तक बढ़ा देता है, जैसा कि पिछले साल यांगत्से में देखा गया था। लेकिन जिस तरह शी अपने पावर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में बॉर्डर एस्केलेशंस इंटेंसिफाई होंगे। ऑलरेडी 2020 के गलवान क्लैश के बाद हाइटेंड टेंशन की वजह से चाइना और इंडिया के बायलैटरल पॉलिटिकल मीटिंग्स ऑलमोस्ट डेड हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल भी यही ट्रेंड बना रहेगा और दोनों साइड के इंटरेक्शंस मल्टीलेटरल लेवल पे ही होंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार G20 और SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स में इंडिया की प्रेसिडेंसी बायलैटरल टाइज को कंप्लीटली ब्रेकडाउन होने से बचा लेंगी, क्योंकि चाइना के रियोटिक को रीअसिस्ट करने के साथ साथ उसे काउंटर करने के लिए वो US जैसे मेजर पावर्स के साथ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स का भी हिस्सा बन रहा है, जैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के साथ डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यही नहीं, बल्कि इंडिया चाइना के अलाई रशिया या फिर कहें अपने दोस्त रशिया के साथ भी अपने टाइज स्ट्रेंथन कर रहा है, ताकि चाइना रशिया के इंटरनेशनल आइसोलेशन का फायदा ना ले सके। इंडिया के लिए स्ट्रेटजी साफ है, प्रोवोकेशंस के जाल में ना फंसकर ग्लोबल डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग और बॉर्डर डेवलपमेंट के थ्रू चाइना को इनकाउंटर करना, और इस दिशा में इंडिया कई स्टेप्स ले रहा है। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट्स ने 3 मेजर स्टेप्स लिए हैं, जिससे वो बॉर्डर पे चाइनीज एग्रेशन को काउंटर कर सकता है। पहला ये कि अरुणाचल प्रदेश जैसे हिमालयन स्टेट्स में वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम के तहत बॉर्डर विलेजेस तक कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। दूसरा ये कि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर को पेट्रोल करने के लिए एडिशनल ITBP बटालियंस तैनात करना। और तीसरा, शिंकुला टनल से लद्दाख तक एक ग्रीन सिग्नल स्टैब्लिश करना। ये 3 डिसीजंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तिब्बत में PLA के 3 टियर बॉर्डर सिक्योरिटी का जवाब है। जिस तरह चाइना बॉर्डर विलेजेस और उनके बॉर्डर गार्ड्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इनडेप्थ एरियाज में PLA रिजर्व को स्टैब्लिश करने का प्लान सामने लाया है, उसी तरह इंडिया ने भी अपने 7 ITBP बटालियंस को रेज करने का फैसला लिया। इसका मतलब है कि अब इंडिया के पास भी LAC में वही 3 टियर अरेंजमेंट होगा जैसा पाकिस्तान के साथ LOC में है, जहां हमारी BSF फ्रंट लाइन पे है। ITBP एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है, जिसे बॉर्डर स्टेट्स में 12,000 फीट के ऊपर सब जीरो टेम्परेचर्स में डिप्लॉय किया जाता है। ये नए बटालियंस 47 बॉर्डर पोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिनमें एक होगा लद्दाख में, एक उत्तराखंड में और बाकी सारे अरुणाचल प्रदेश के सेंसिटिव सेक्टर में। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में एक सेक्टर हेडक्वार्टर भी स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसको DIG रैंक का एक ऑफिसर हेड करेगा और माउंटेन्स की हाइट पे नए स्टेजिंग कैंप सेटअप किए जाएंगे, ताकि इन पोस्ट तक खाना, एसेंशियल आइटम्स और आर्म्स एंड एमुनिशंस पहुंचाई जा सके।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 4800 करोड़ की वाइब्रेंट विलेज स्कीम के तहत विलेजेस तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 2500 करोड़ स्पेंड किए जाएंगे ताकि यहाँ के युवाओं को टूरिज्म और ट्रेड से एम्प्लॉयमेंट मिले। कई नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स का मानना है कि यह एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि बॉर्डर विलेजेस से युवाओं के पलायन के चलते LAC का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वीकन हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट के इन नए एफर्ट्स से इन्हें फिर से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लास्टली तवांग सेक्टर के सेला और नेचेपुन में नए टनल्स न सिर्फ बॉर्डर पे इंडियन डोमिनेंस को असर्ट करेगा बल्कि वर्स्ट के सिनेरियो में इंडिया को जल्द से जल्द काउंटर डिप्लॉयमेंट में भी मदद करेगा। ओवरऑल चाइना के साथ अपने बॉर्डर को लेकर इंडिया की प्रिपेयर्डनेस चाइना को वोकल या एक्शनल किसी भी तरीके से हावी नहीं होने देगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि चाहे चाइना कितने भी नाम क्यों ना बदले, वो ऑन ग्राउंड सच्चाई को बदल नहीं सकता, क्योंकि फॉर इंडिया अरुणाचल प्रदेश मैटर्स एंड विल ऑलवेज मैटर। और इसी थॉट के साथ दोस्तों आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, विल इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी प्रोवाइड अ स्कोप फॉर इम्प्रूविंग सिनो-इंडियन टाइज? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।